नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 5वीं की गणित का जादू का अध्याय 10 सीखने जा रहे हैं और इस अध्याय का नाम है 10वां और 100वां भाग। आप सभी को कक्षा 5वीं की गणित का जादू की पुस्तक ओपन करना है और अध्याय 10 आपको निकाल लेना है। वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप अध्याय 10 सीखने जा रहे हैं। बिना देर किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस अध्याय को हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। बीच में जो प्रश्न आते जाएंगे उनको हम हल करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये अध्याय 10 है और फाइनली हम इसको पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 10वां और 100वां भाग क्या होता है, पहले इसे हम समझ लेते हैं। चलिएगा, इसकी समझ बनाने के बाद ही हम फिर इस पाठ में आगे बढ़ेंगे। चलिएगा, मान लीजिए ये एक पट्टी है और इस पट्टी के आप देख रहे हैं यहां पर 10 बराबर भाग कर दिए गए। तो इसका जो प्रत्येक भाग है, इसका जो प्रत्येक भाग है, ये 10वां भाग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 10वां भाग कहलाएगा। इसे हम 1/10 भी लिख सकते हैं। क्यों? मान लीजिए ये कोई वस्तु है या फिर एक पट्टी है जिसके हमने 10 बराबर भाग किए। आपको पता है जे बटा का चिन्ह है और बटा के नीचे जितने भाग हमने किए हैं उसकी संख्या लिखी जाती है, और ऊपर जिस हिस्से की हम बात कर रहे हैं उस हिस्सों की ऊपर संख्या लिखी जाती है। इसे हम अंश कहते हैं, ठीक है ना? ये सब आपको पता है। इसे हम हर कहते हैं, ठीक है ना? चलिएगा, मतलब नीचे हर भागों की संख्या और हर भागों में से कितने अंश लिए गए उसकी संख्या ऊपर रहेगी। बटा मतलब बांटना, वो भी बराबर, ठीक है ना? अब फाइनली यहां पे देखिएगा, हमने यहां पर किसी वस्तु को 10 बराबर भागों में बांटा और इसका प्रत्येक भाग 10वां हिस्सा कहलाएगा। इसका प्रत्येक भाग 1/10 है, ठीक है ना? अब इसको बटा के रूप में हमने ऐसा लिखा। अब मान लीजिए संख्यात्मक रूप से देखिएगा, जहां 10वां और 100वां ये शब्द आने लगता है वहां पर दशमलव शब्द जरूर आता है। देखिएगा, यदि हम एक में 10 का भाग दें, एक में हम 10 का भाग दें तो भाग नहीं जाएगा, तो यहां पर शून्य लिखेंगे। तो प्रोसेस यहां पर 0 बार हुई, तो एक में से हमने शून्य को घटाया तो एक ही आया। अब हम क्या करते हैं, अब ये कोई एक वस्तु थी, मान लीजिए पहले एक ये पूरी पट्टी थी। क्या थी ये पूरी एक पट्टी थी, इस प्रकार से, ठीक है ना? अब इस पट्टी को हमें 10 लोगों को बराबर बांटना था। अब बराबर बांटना था तो यहां पे एक पट्टी को हम 10 लोगों को कैसे बांटेंगे? तो फिर होता क्या है कि इस पट्टी के 10 भाग करते हैं हम। देखे आपने यहां पर 10 भाग करे और जैसे हमने 10 भाग किए तो यहां आ जाता है दशमलव, यहां आ जाता है दशमलव। जैसे यहां दशमलव आया तो इस पट्टी के 10 भाग हो गए। अब हम इस 10 में भाग देते हैं तो 10 एकम 10 आता है। तो यहां पर 10 में से 10 आप घटा देंगे तो यहां पर शून्य आ जाएगा, ठीक है ना? इसका मतलब 1/10 बराबर 0.0 यहां पे 1 आ जाएगा, ठीक है ना? 1, ठीक है ना? अब इस चीज को समझिए, मैं आपको दशमलव भी सिखा रहा हूं क्योंकि 10वां और 100वां भाग जहां पे आता है वहां दशमलव आ जाता है, ठीक है ना? अब दशमलव की परिभाषा भी यही होती है कि किसी वस्तु या किसी इकाई या किसी संख्या के 10वें या 100वें या 1000वें भाग को दर्शाने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे दशमलव कहते हैं। जहां कहीं दशमलव आया तो ये समझिए कि एक तो 10 भाग होंगे, 100 भाग होंगे या फिर 1000 भाग होंगे। दशमलव का ये नियम ही है। यदि दशमलव के बाद एक ही संख्या है, एक अंक है, तो आप समझिए उसके 10 भाग हुए। यदि दशमलव के बाद 2 अंक है तो आप समझिए उसके 100 भाग हुए। यदि दशमलव के बाद 3 अंक है तो आप समझिए 1000 भाग हुए हैं।
उस संख्या के किसी वस्तु के, ठीक है ना। चलिएगा, संख्या के तो नहीं होते, वस्तु बोले या किसी इकाई बोले तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है ना। अब हम इसे समझते हैं। तो यहां पर हमने किसी वस्तु के 10 बराबर भाग किए, तो इसका जो प्रत्येक भाग है 10वां भाग कहलाएगा, प्रत्येक भाग। और प्रत्येक भाग 1/10 कहलाएगा, और प्रत्येक भाग जो है 0.1 कहलाएगा। संख्यात्मक रूप से भी समझ गए और शाब्दिक रूप से भी हम समझ गए। अब हम इसकी बात करते हैं। यहां पर 10वां भाग को हम समझ गए, अब हम 100वां भाग को समझते हैं। चलिएगा, हमने किसी वस्तु के 100 बराबर बराबर क्या किए, टुकड़े किए, उसको 100 बराबर बराबर भागों में बांटा। कोई एक वस्तु थी, उसके हमने 100 बराबर भाग किए। यदि हम इस हिस्से की बात करें तो ये 1/100 है। क्यों? आपको पता है बटे के नीचे में कुल भागों की संख्या लिखी जाती है, और उसमें से जिस भाग की बात करी जाए, जितने हिस्सों की बात करी जाए, ऊपर उतनों की संख्या लिखी जाती है। तो यहां पर ये कोई एक वस्तु थी, इसके आपने 100 बराबर टुकड़े करे या 100 बराबर भागों में उसको बांट दिया। अब इसका प्रत्येक हिस्सा 1/100 कहलाएगा, 1/100 कहलाएगा। और आपको पता है इसे अंश कहेंगे, इसे हर कहेंगे, ठीक है ना। अब दूसरी चीज, अब यहां पे समझिए कि अब इसको हल करते हैं। देखिएगा, अब यहां पर किसी एक वस्तु को आपको 100 लोगों को बांटना है, तो 100 लोगों को बांटना है तो सीधे दशमलव आएगा, सीधे दशमलव आएगा। देखिएगा कैसे आता है। देखिएगा, अब चूंकि हमको यहां पे क्या करना है, अब हमें जो है, मान लीजिए कोई एक वस्तु है और उसे 100 लोगों को बराबर बराबर बांटना है। अब कैसे बांटेंगे? अब देखिएगा, तो जहां पे आदमियों की संख्या अधिक हो और वस्तु कम हो, तो ऐसी स्थिति में फिर दशमलव ही आता है। और दशमलव का एक नियम है, एक तो पहले वो 10 बराबर भागों में बांटेगा या फिर 100 बराबर भागों में बांटेगा, ठीक है ना। चलिएगा, तो अब हम इस एक वस्तु को 100 लोगों को देखते हैं, बांटते हैं। चलिएगा, 100 का भाग देते हैं, एक में भाग नहीं जाता, तो यहां पे हम शून्य लिखते हैं और यहां पे शून्य को घटाते हैं तो यहां पे 1 आता है, ठीक है ना। अब हम 100 का भाग देंगे, एक में नहीं जाएगा, तो हम यहां पे दशमलव लाते हैं और यहां पर 0 लगाते हैं। तो हमने फिर 1 के 10 भाग किए, 10 भाग किए तो फिर भाग नहीं जा रहा है, फिर 100 का भाग देते हैं, भाग नहीं गया, तो यहां पे हमने फिर 0 लिखा। तो फिर से हमने यहां पे एक बार और प्रक्रिया होगी, तो यहां पे 10 ही आया। अब हम क्या करते हैं, फिर यहां पे एक और 0 लगाते हैं, इस प्रकार से, तो ये हो गया 100। तो अब हम 100 का भाग देते हैं, 100 एकम 100। तो इस प्रकार से आपने देखा, एक बार गया और 100 में से 100 आपने घटा दिया, तो इसका आंसर क्या आया? 0.001 आया। तो मैंने पहले बोला था कि दशमलव के बाद 2 अंक आएंगे यदि किसी वस्तु के 100 भाग होंगे, तो यदि किसी वस्तु के 10 भाग होंगे तो दशमलव के बाद 1 ही अंक आएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा यहां पे इसका प्रत्येक भाग जो है, एक तो 100वां भाग कहलाएगा, या फिर 1/100 कहलाएगा, या फिर 0.01 कहलाएगा। इस प्रकार से हमने यहां पे 10वां और 100वां भाग को हमने इन उदाहरण के माध्यम से समझा। अब हम चलते हैं पाठ में। निश्चित रूप से देखिए, शाब्दिक अर्थ भी हमने जाना, संख्यात्मक रूप से भी चित्र के माध्यम से समझा, और इसमें दशमलव का क्या रोल है 10वां और 100वां भाग में, यह भी हमने जान लिया है। अब निश्चित रूप से हमें पाठ जो है बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिएगा, अब हम चलते हैं पाठ में। चलिए, अब यहां पे देखिएगा, ये रहा पाठ आपका, और इसका नाम ही है 10वां और 100वां भाग। तो 10वां और 100वां भाग को मैंने पहले आपको समझाया, उसके बाद में मैं इस पाठ की शुरुआत कर रहा हूं। तुम्हारे इस्तेमाल की हुई सबसे छोटी पेंसिल की लंबाई कितनी है? ये पेंसिल है, हमने इसको इस्तेमाल कर लिया है, मतलब इसको यूज कर लिया है और इतनी सी बची है। तो अनुमान लगाना है, काय में? सेंटीमीटर में। आपके पास में स्केल होगा छोटा वाला या फिर बड़ा होगा, ठीक है ना।
तो हम इसका अनुमान लगा लेते हैं कि बोले ये अनुमानित 3 सेंटीमीटर होगी, तो हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं इस प्रकार से, ठीक है ना। इसे स्केल से मापो, तुम्हारा अंदाजा कितना अच्छा है। अभी तो आपने अंदाजा लगाया है, पर अंदाजा कभी भी बिल्कुल सही नहीं होता, करीब करीब होता है, ठीक है ना। चलिएगा, अब इसको हमको मापना है। हम देख सकते हैं कि अंजू ने एक लेंस का उपयोग किया जिससे कि पेंसिल बड़ी दिखाई देती है। आप देखें यहां पे, तो आप देख रहे हैं यहां तक ये 2 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, और 3 के बाद आप देख रहे हैं ये 5 और एक 6, मतलब 3.6 सेंटीमीटर है। देखिए यह 3 सेंटीमीटर से ज्यादा लंबी, आप देख रहे हैं 3 सेंटीमीटर यहां तक है, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ध्यान रखिएगा, अभी हम आगे सीखेंगे। तो यह 3 सेंटीमीटर से ज्यादा लंबी है, अभी ऐसा ही देख रही हैं स्केल के माध्यम से। आगे देखते हैं, चलिएगा। यहां 1 सेंटीमीटर के 10 बराबर भाग हैं। यहां आप देख रहे हैं ये इस बीच में 10 बराबर भाग हैं, तो हर भाग 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग है। अभी हमने सीखा 1 सेंटीमीटर के 10 बराबर भाग हैं, 10 बराबर भाग हैं, और 1 सेंटीमीटर के 1/10वें भाग को 1 मिलीमीटर कहते हैं। 1/10वें भाग को 1 मिलीमीटर कहते हैं। अभी हमने 10वां और 100वां भाग भी सीख लिया है। तो यहां पे 1 सेंटीमीटर के 1/10वें भाग को क्या कहते हैं? 1 मिलीमीटर कहते हैं, ठीक है ना। चलिएगा, तो यह पेंसिल 3 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर लंबी है, ऐसा कहेंगे, ठीक है ना। चलिएगा, देखो मैं 3 मिलीमीटर लंबी हूं। अब देखिएगा, मैं यहां पे 3 मिलीमीटर लंबी हूं। अब 1 2 3 आप देख रहे हैं यहां पे इस प्रकार से 1 2 3, तो ये मैं यहां पे 3 मिलीमीटर लंबी हूं। आगे देखते हैं क्या, अभी क्या है, पर मैं बहुत लंबी हूं, 1 सेंटीमीटर के 7/10वें भाग के बराबर या खाली स्थान मिलीमीटर। अब यहां पे जो आप देख रहे हैं, यहां पे जो चीटी है वो कितने 3 मिलीमीटर लंबी हूं। अब यहां पे पर मैं बहुत लंबी हूं, ये वाली कहती मैं पर बहुत लंबी हूं, सेंटीमीटर के 7/10वें भाग के बराबर या खाली स्थान मिलीमीटर। तो यहां पे देखिएगा ये 5 6 7, तो यहां पे क्या जाएगा 7 मिलीमीटर आ जाएगा। क्या जाएगा 7, मतलब 7/10वें भाग के बराबर। यहां पर 1/10वें भाग को यहां पे 1 मिलीमीटर कहा गया, और 7/10वें भाग को यहां पर 7 मिलीमीटर कहा जा रहा है और कहा जाएगा ही, ठीक है ना। चलिएगा, हम 1 सेंटीमीटर के 1/10वें भाग को 0.1 सेंटीमीटर कहते हैं। मैंने भाग देखिए बताया था 1/10, मतलब 1 में आप 10 का भाग देंगे तो 0.1 आएगा, तो यहां पे 0.1 सेंटीमीटर कहते हैं। हम इसे 0.1 सेंटीमीटर पढ़ते हैं, 0.1 सेंटीमीटर पढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो 1 मिलीमीटर 0.1 सेंटीमीटर के बराबर है। देखिएगा, आप ऐसे समझिए, अभी आपने देखा कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, ठीक है ना। अब यहां पे देखिएगा, इसका मतलब क्या हुआ। अब 1/10वें भाग की बात करें हम, किसकी 1/10वें भाग की बात करें, देखिएगा 1/10वें भाग की, तो 1/10वें भाग क्या कहलाएगा 1/10, 1/10, ठीक है ना, बराबर 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर बराबर 1 में 10 का भाग देंगे कितना आएगा 0.1 सेंटीमीटर। यहां पे देखिएगा 0.1 सेंटीमीटर। इस प्रकार से मैंने पहले ही आपको 10वें और 100वें भाग को चित्र के माध्यम से समझाया था। अब चलते हैं हम आगे, चलिएगा अगले पेज में। इस पेंसिल की लंबाई कितनी है? अब आप देखिए इस पेंसिल की लंबाई, आप देख रहे हैं यहां से 1 2 3 4 5 और ये 6, मतलब 6 मिलीमीटर, 6 मिलीमीटर। तो इस प्रकार से हम यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे 6 मिलीमीटर। इस प्रकार से क्या तुमने
मेंढक देखे हैं? कहां? तुमने कितनी तरह के मेंढक देखे हैं? क्या सभी मेंढकों की लंबाई एक जैसी होती है? हमने तालाब में देखा है। यहां दो मजेदार उदाहरण है। तो सबकी लंबाई जो है वो एक सी नहीं होती है। चलिएगा आगे समझते हैं। अब यहां पे देखिएगा, गोल्ड मेंढक और यहां पर है बुल मेंढक। अब इस तरह का मेंढक दुनिया के सबसे छोटे मेंढकों में से एक है और इसकी लंबाई केवल 0.9 सेंटीमीटर है। अब देखिएगा, ये रहा 0.9 सेंटीमीटर, पर यह सबसे बड़े मेंढकों में से एक है। इसकी लंबाई 30.5 सेंटीमीटर तक होती है। चलिए, यदि मैं आपको उदाहरण के माध्यम से बताऊं, चलिएगा मैं आपको स्केल दिखाता हूं। चलिए, जो छोटा मेंढक है उसकी लंबाई बताता हूं। लीजिए, मैं स्केल दिखा रहा हूं आपको। ये लीजिए, इस प्रकार से ये देखिए, ये स्केल है, ठीक है ना। अब यहां पे देखिएगा, इस प्रकार से ये लीजिए 30.5। अब देखिएगा, छोटा जो मेंढक है उसकी लंबाई मैं आपको बताता हूं। अब यहां पर 0.9, तो आपको पता है कि ये होगा 0.9, क्योंकि ये उसकी जो लंबाई है 9 मिलीमीटर है। और यहां पर जो बड़े मेंढक की जो लंबाई है वो कितनी है, जरा देखिएगा आप। उसकी है 30.5 सेंटीमीटर। ये लीजिए, तो छोटा मेंढक इतना लंबा है और बड़ा मेंढक इतना लंबा है। चलिए अब बुक में चलिए, मैं आपको उदाहरण के माध्यम से ही समझाऊंगा। चलिएगा आगे चलते हैं। तो आप इसकी लंबाई समझ गए स्केल के माध्यम से। चलिएगा, 0.9 सेंटीमीटर का क्या मतलब है? इसका मतलब 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। और 0.9, देखिएगा मैं इसको अब भी यहां पे हल करके बताता हूं। यहां पे मैं इसको बटा में देखिएगा, 0.9 ऐसा लिखा है। मैंने यहां लगाया बटा का चिन्ह, तो बटा के नीचे मैंने दशमलव का 1 लिखा और यहां पर दशमलव के बाद में कितने अंक है? 1 अंक है, तो यहां पे मैंने 0 लिखा और 9 को ऊपर लिख दिया। मतलब यहां पर 9/10वें भाग की बात करी जा रही है, मतलब 9/10। अब शायद इससे आप अच्छे से समझेंगे। और आपको पता है 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। कितने होते हैं? 10 मिलीमीटर, ठीक है ना। इसको ऐसे करेंगे, हाँ, 10 मिलीमीटर। तो यहां पे 0.9 मतलब, अब यहां पे आप देखिए 0.9 मिलीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर लिखते हैं। तो यहां सेंटीमीटर बराबर यहां पे आ जाएगा 9 मिलीमीटर, ऐसे आ जाएगा। तो यहां पे हम 0.9 सेंटीमीटर का क्या मतलब है, तो हम यहां पे लिखेंगे 9 मिलीमीटर के बराबर है। हम यह भी कह सकते हैं कि यह 1 सेंटीमीटर का 9/10वां भाग है। 9/10वां भाग है। सही है ना? बिल्कुल सही है। अब 30.5 सेंटीमीटर, तो 30 में यहां पे 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है और 5 जो है यहां पे मिलीमीटर है। तो 30.5 सेंटीमीटर बराबर 30 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर के बराबर है। चलिएगा आगे चलते हैं। ऐसे कितने बड़े मेंढक 1 मीटर के स्केल के बराबर होंगे? अब चलिएगा, स्केल बना ही हुआ। ऐसे कितने मेंढक 1 मीटर के स्केल के बराबर होंगे? अब आप देखिएगा, अब चूंकि आप यहां पे देख रहे हैं ये 30.5 सेंटीमीटर बड़े मेंढक की लंबाई है, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब आपको पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। 100 सेंटीमीटर होते हैं।
अब यहां पे देखिए, और 30.5 सेंटीमीटर बराबर एक बड़ा मेंढक, एक बड़ा मेंढक जिसकी लंबाई है। तो यहां पे 1 मीटर में कितने मेंढक आएंगे, ये प्रश्न में पूछा गया है। देखिएगा, यही पूछा गया कि ऐसे कितने बड़े मेंढक 1 मीटर के स्केल के बराबर होंगे। तो यहां पे हम क्या करेंगे, सीधे सीधे यहां पे खूब से खूब, क्योंकि 30 तिया होता है 90, तो हम यहां पे देखिएगा 3 गुणा यहां पे 30.5 को करते हैं यहां पे, तो उत्तर देखते हैं कितना आता है। यहां पे हम 30.5 और 30.5 सेंटीमीटर को यदि हम जोड़ते हैं तो 5 तिया 15 होता है, एक यहां चला जाएगा, तो यहां पे आएगा दशमलव और यहां पे एक लगाएंगे और यहां आ जाएगा 9, तो 91.5 यहां पे आप सेंटीमीटर में ही क्या आएंगे, 3 मेंढक आएंगे। अब यहां पे देखिएगा, मगर आप देख रहे हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहां पे आप देख रहे हैं 91, यदि चौथा मेंढक रखेंगे तो वो और बाहर चला जाएगा। तो यहां पे उत्तर में हम क्या लिख देंगे, यहां पे उत्तर में हम लिखेंगे कि ऐसे कितने बड़े मेंढक 1 मीटर के स्केल के बराबर होंगे। तो यहां पे हम लिख देंगे, यहां पे 3 लिख देंगे। कितने लिख देंगे, यहां पे 3 लिख देंगे यहां पे, इस प्रकार से। अब देखिएगा, यहां पे मैंने जोड़ के आपको बताया था, आप इसको गुणा भी कर सकते थे। तो 30.5 में यदि आपने 3 का गुणा किया तो 5 तिया होता है 15, एक यहां चला जाएगा, 5 तिया 15। अब यहां पे देखिएगा, अब यहां पे 3 का गुणा यदि हम शून्य में करते हैं तो शून्य हो जाएगा, और यहां पे चूंकि ऊपर एक है तो हम यहां एक लिख देंगे और 3 तिया यहां पे हो जाएगा 9। तो इस प्रकार से जो है गुणा करके भी हम पता कर सकते हैं। अब चूंकि आप देख रहे हैं यहां पे 100 सेंटीमीटर होते हैं 1 मीटर में। अब यहां पे 3 मेंढक जो है आप देख रहे हैं 91.5 सेंटीमीटर लंबे होंगे। तो यहां पे हम क्या करेंगे, घटा के देखते हैं कितना बच रहा है। तो यहां पे जो है इस प्रकार से हम घटाते हैं, देखिएगा। अब यहां पे 0 है तो यहां से उधार ले आएंगे, तो यहां हो जाएगा 10, फिर यहां से सैकड़े को इधर ले आए तो यहां पे हो गया 10, फिर यहां से उधार देंगे तो यहां बचेगा 9। अब यहां से यहां पे आ गया 10, फिर उधार दी इधर तो ये 9 और यहां पे 10। अब 9 में से आपने एक को, अब देखिए 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, दशमलव यही आ जाएगा। अब 9 में से 1 घटाए तो 8, और यहां पे 9 में से 9 गया 0, मतलब 8.5 सेंटीमीटर स्केल जो है इसकी लंबाई शेष रह जाएगी। क्या रह जाएगी, शेष रह जाएगी। इस प्रकार से जो है हमने इस सवाल को हल कर लिया और फाइनली आपको बता भी दिया कि 1 मीटर के स्केल में कितनी जगह बचेगी और कितनी जगह में 3 मेंढक आएंगे। ठीक है ना। अगर वे एक कतार में बैठे तो कितने छोटे मेंढक 1 मीटर जगह घेरेंगे। अब देखिएगा, अब यहां पे आप देखिए, अगर वे एक कतार में बैठे तो कितने छोटे मेंढक 1 मीटर जगह घेरेंगे। अब देखिएगा, अब आपको पता है कि इसमें आप ऐसे समझिए कि छोटे मेंढक की जो यहां पे आप लंबाई देख रहे हैं वो कितनी है, यहां पे है 9 मिलीमीटर है। कितनी है, 9 मिलीमीटर है। ठीक है, इस प्रकार से। अब आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है ना। अब चूंकि आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अब यहां पे देखिएगा, तो 100 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, 100 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, तो यहां पे 10 गुणा हम 100 का कर लेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, 1000 मिलीमीटर हो जाएगा, 1000 मिलीमीटर। अब देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, 1000 मिलीमीटर में हम क्या करेंगे, 9
मिलीमीटर का भाग देंगे, ठीक है ना, चलेगा। क्यों? क्योंकि छोटे मेंढक की जो लंबाई है वो कितनी है, 9 मिलीमीटर है। अब देखिएगा, एक बार जाएगा 9 एकम 9, फिर यहां से आप देखिएगा 10 में से 9 गया 1, फिर उतारेंगे 0, तो 9 एकम 9, फिर यहां पे आप 9 का भाग देंगे तो फिर आया यहाँ पे 1, और फिर यह वाला 0 उतारेंगे यहाँ पे, फिर एक बार में भाग जाएगा, तो यहाँ पे देखिएगा फिर यहाँ पे बचा 1, 10 में से 9 घटाया, तो यहाँ पे फिर 1 मिलीमीटर आप देख रहे हैं, इस प्रकार से यहाँ पे फिर शेष रह रहा है। तो यहाँ पे 111 आया, 111, और उत्तर क्या पूछा है, चलिए उत्तर यहाँ पे हमें बताना है। अगर वे एक कतार में बैठे तो, यदि वे एक कतार में बैठे तो कितने छोटे मेंढक 1 मीटर की जगह घेरेंगे, तो यहां पर उत्तर आ जाएगा 111, ठीक, चलेगा, ये भी प्रश्न कंप्लीट। अभ्यास का समय, कील की लंबाई 2 सेंटीमीटर, यहां पे देखिएगा कील की लंबाई 2 सेंटीमीटर यहां कंप्लीट हो गई है। अब यहां पे देख 5, 6, 7, 8, 9, मतलब 2 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर है, या इसको हम कैसे लिखेंगे, 2.9 सेंटीमीटर भी इसे हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा क्यों लिख रहे हैं आपको पता है, यहां पे 2 सेंटीमीटर पूरे हैं, और यहां पर 9/10वें भाग को लिया गया है, ध्यान रखिएगा यहां से, ठीक है ना। यहां पे देखिएगा ये 2 कंप्लीट हो गए, यहां 5, 6, 7, 8, 9, तो यहां पर 9/10वें भाग को यहां पे लिया गया है, इसलिए यहां पर आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 यहां पे मिलीमीटर होते हैं, जिसमें यहां पर 2 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर लंबी ये जो है कील है, ठीक है ना। इसको हम 2.9 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, चलिएगा। अब हम चलते हैं अगले पेज में। अब यहां पे भिंडी की बारी है। अब यहां पे देखिए ये जो भिंडी है, अब इसको क्या करना है, आपको नापना है। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि इस भिंडी की जो लंबाई है वो 8.3 सेंटीमीटर है। तो 8 आप देख रहे हैं यहां पर 8.3 सेंटीमीटर। अब इस भिंडी की लंबाई 8.3 सेंटीमीटर, मतलब यहां से नापा गया, इधर का भाग छूटा है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि 9 से ज्यादा है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यहां से गिनेंगे आप, यहां पे 1 होगा, चूंकि आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहां 9 दिख रहा है, मगर चूंकि इस भिंडी को यहां से लेना था, मगर भिंडी इधर से ली गई है, एक जहां लिखा है वहां से, तो इसलिए 1 अंक पीछे आप पढ़ेंगे। तो इस भिंडी की जो लंबाई है 8.3 सेंटीमीटर है। यदि ये भिंडी यहां रहती तो आपको बराबर वो 8.3 सेंटीमीटर में दिखती, मगर अभी आपको 9.3 सेंटीमीटर में भिंडी दिख रही है। उसका कारण यह है कि भिंडी यहां से रखी हुई है, ठीक। अब इस भिंडी की लंबाई 8.3 सेंटीमीटर है, मतलब यहां पे क्या है, यहां पे जो है आपको मैं बता दूं, इसमें यहां पे 8.3 लिखा है, तो यहां पे 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, और यहां पे आ जाएगा 3 मिलीमीटर आ जाएगा, ठीक है ना। इसको जो है आप इरेज कर देंगे, इसको जो है इस प्रकार से आप इसको इरेज कर देंगे, ठीक है ना। अब यहां पे देखिएगा, यहां 8 लिख दिया, यहां पे 3, क्योंकि 8 सेंटीमीटर यहां पे लंबी है और 3 मिलीमीटर भी यहां पे लंबी है, तो इसको हम यहां पे कैसे लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे 8.3 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। इस पन्ने पर दिए गए स्केल के सहारे, आप इस पन्ने में स्केल देख रहे हैं, इसके सहारे मोमबत्ती 1 और मोमबत्ती 3 की लंबाई में अंतर पता करो, ठीक है ना। अब चूंकि आप देख रहे हैं यहां से लेके यहां तक आप 1 सेंटीमीटर मानेंगे, यहां 2, यहां 3, यहां 4, यहां 5, 6, 7, 8। आप जानते हैं 1 सेंटीमीटर में 10 बराबर भाग होते हैं, जिसे हम 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर भी कहते हैं। अब मोमबत्ती 1 की बात करते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है। ये रही मोमबत्ती 1, तो इसकी जो लंबाई है वो 2 सेंटीमीटर और 9 मिलीमीटर है, जिसे हम 2.9 सेंटीमीटर कह सकते हैं, ठीक। अब मोमबत्ती 1 की जो लौ है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर है, जिसे हम 1.3 सेंटीमीटर
कह सकते हैं। मोमबत्ती 2 की जो लंबाई है कितनी है, 4 सेंटीमीटर और 9 मिलीमीटर है, जिसे हम 4.9 सेंटीमीटर कह सकते हैं। अब मोमबत्ती 2 की जो लौ है, इसकी जो लंबाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर है, जिसे हम 1.6 सेंटीमीटर कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं मोमबत्ती 3 की। अब मोमबत्ती 3 आप देख रहे हैं यहां पे 6 सेंटीमीटर लंबी है, जिसे हम 6 सेंटीमीटर ही कहेंगे, ठीक है ना। अब यहां पे देखिएगा इसकी जो लौ है वो 1 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर है, 5 मिलीमीटर है। अब आपको पता है 1 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर को हम 1.5 सेंटीमीटर कह सकते हैं। प्रश्न में क्या पूछा है कि मोमबत्ती 1 और मोमबत्ती 3 की लंबाई में अंतर पता करो। अब देखिएगा, अब मोमबत्ती 1 और मोमबत्ती 3, तो मोमबत्ती 1 की लंबाई 2.9 सेंटीमीटर है और मोमबत्ती 3 की लंबाई 6 सेंटीमीटर लंबी है, 6 सेंटीमीटर लंबी। तो अब हम ऊपर, आपको पता है ज्यादा में से कम को घटाया जाता है, तो हम ऊपर मोमबत्ती यहां लिखेंगे इस प्रकार से, हम यहां पर लिखेंगे मोमबत्ती, ठीक है ना, इस प्रकार से मोमबत्ती 3, तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 6.0 सेंटीमीटर है, ठीक। अब यहां पे देखिएगा, अब मोमबत्ती जो है, मोमबत्ती 1 की जो लंबाई है वो है 2.9 सेंटीमीटर है। अब इसको हम घटाएंगे, देखिएगा अब यहां पे 0 मिलीमीटर है और यहां पे 9 मिलीमीटर है, तो हम यहां से उधार ले आएंगे, तो यहां पे 5 सेंटीमीटर बचेगा और यहां पे हो जाएगा 10 मिलीमीटर। अब इस 10 में से 9 मिलीमीटर को हम घटाएंगे तो यहां पे 1 मिलीमीटर आएगा, यहां पे लगा देंगे दशमलव। अब 5 सेंटीमीटर में से 2 सेंटीमीटर को हम घटा देंगे तो यहां पे आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। इस प्रकार से अंतर कितना आया, 3.1 सेंटीमीटर। तो फाइनली आंसर आ चुका है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं आगे। अंदाजा लगाओ और रंग भरो, बिना नापे नीचे दी हुई डंडियों में दिखाए गए रंग भरो, फिर जांच करो। आपको रंग भरना है अंदाजा लगा के, और फिर आपको क्या करना है, इसको स्केल से नाप के भी देखना है। चलिएगा, कंडीशन है 1 सेंटीमीटर से यदि छोटी डंडी है तो उसमें आपको लाल कलर करना है। चलिएगा, तो पहले हम कलर कर देते हैं इस प्रकार से। तो 1 सेंटीमीटर से छोटी डंडी जो है हमें ये लग रही है, ठीक। अब इसके आगे चलते हैं, 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर के बीच की डंडी। चलिएगा, अब इसमें है जो हमको नीला कलर करना है, कौन सा कलर करना है, नीला। चलिएगा, तो हमें ये वाली लग रही है, ठीक है ना, इसमें आप नीला कलर ऐसे कर देंगे, अंदाजा है, अंदाजा तो फिक्स होता नहीं, फिर बाद में नापेंगे। चलिएगा आगे, 2 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर के बीच की डंडी, 2 से 3, तो उसमें हरा कलर करना है आपको, कौन सा, हरा कलर। देखिएगा ये हो सकती है, ठीक है ना, ये वाली, इसमें आप हरा कलर करेंगे, ऐसा अंदाजा लगाना है। अभी तो आपको अभी करना कुछ नहीं है, अंदाजा लगाना इस प्रकार से, ठीक। ये देखिएगा, ठीक, इसमें लगा दिया ये, ठीक, ये देखिए इस प्रकार से। अब 3 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर के बीच की डंडी पे नारंगी रंग। चलिएगा, इसमें नारंगी रंग करिए। चलिएगा, ये वाला इसमें कर दिया, ये देखिए, ठीक, ये लीजिए, ये लीजिए और ये लीजिए, ठीक। अब आपके पास में स्केल होगा, अब इसको आप नापिए। कैसे नापेंगे वो भी बता देता हूं मैं। चलिएगा, आपको ऐसे नापना होगा, देखिएगा मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूं, मैं आपको बता देता हूं, फिर आपके पास में छोटा स्केल होगा, उस स्केल के माध्यम से जो है आप इसे नाप सकते हैं, ठीक। चलिए, इस प्रकार से मैं आपको बता भी देता हूं। चलिए, मैं आपको बोर्ड में ले चलता हूं, आप नापेंगे कैसे। मैं यहां पे उसी इमेज को ले आता हूं, ये देखिए, और आपकी इमेज
ये रही, ठीक। ये अब इसको मैं नाप के बताता हूं। आपके पास में स्केल होगा, आप स्केल निकाल लीजिए, ठीक है ना। ये मैंने स्केल निकाल लिया, ठीक। अब देखिएगा, मैं स्केल को ऐसे छोटा बड़ा कर सकता हूं, मगर इसका नाप जो है वो फिक्स है। देखिएगा, मैं यहां पे ये जो डंडी है इसको नाप रहा हूं। मैंने इस स्केल से नापा तो इसकी जो लंबाई आप देखेंगे इसमें आ रही है 9 मिलीमीटर आ रही है। कितनी? 9 मिलीमीटर। तो मैं फाइनली जो है इसमें लिख दूंगा, यहां पे देखिएगा, देखिए, तो मैं यहां पे लिख दूंगा इसमें, यहां पे इसको मेजर करूंगा 9 मिलीमीटर। इस प्रकार से आपको ऐसे नापना है, वो लिखते जाना है। इसको नापूंगा मैं, तो ये है 1 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर। तो इसकी जो लंबाई है 1.5 सेंटीमीटर आप ऐसे लिख सकते हैं। इसको कैसे नापेंगे आप? थोड़ा इसको तिरछा करना पड़ेगा, ऐसे देखिएगा। इसकी भी लंबाई कितनी आ रही है? 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि इसमें 1 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर है, ठीक है ना। अभी हमने इसको सीखा है। अब चलिएगा, अब हम इनको नापते हैं। लगभग इनका नाप सेम आएगा। चलिएगा, इसको नापते हैं। तो ये देखिएगा, ये 2 सेंटीमीटर और यहां पे आप देख रहे होंगे 2 सेंटीमीटर और 4 मिलीमीटर। 2.4 इसको हम सेंटीमीटर लिख देंगे। ऐसे ही इनकी भी लंबाई होगी, ये देखिए, ये सेम है। तो ये भी जो है 2.4 सेंटीमीटर और इनकी भी लंबाई सेम होगी, 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये भी 2.4 सेंटीमीटर। अंदाज से आपको पहले कलर करना था और फाइनली फिर आप बाद में इसमें नाप रहे हैं। अब यहां पे आपको पता था इसकी लंबाई कितनी है? 2.4 सेंटीमीटर। अब हम इनको नापते हैं। चलिएगा, जिसमें नारंगी कलर है इसको नापते हैं। ये स्केल लिया हमने, तो यहां 3 सेंटीमीटर और फाइनली आप देख रहे हैं 3 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर। तो 3.9 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसमें 3.9 सेंटीमीटर, इसमें 3.9 सेंटीमीटर, ये तीनों, ठीक। और इसकी 3.9 सेंटीमीटर। इस प्रकार से जो है आप इस स्केल से नापेंगे और यहां पे आप लिखेंगे। चलिए, अब चलते हैं हम बुक में अगले पेज में। तो ये प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिया। अब फाइनली हम आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, अंदाजा लगाओ और बनाओ और नापो। इन चीजों के चित्र बनाने के लिए इनकी लंबाई का अंदाजा लगाओ और बनाओ। अपने दोस्त को भी इन्हें बनाने को कहो। चित्र बनाने के बाद स्केल से इनकी लंबाई नापो। किसके चित्र का अंदाजा ज्यादा अच्छा था? अब देखिएगा, 1 सेंटीमीटर से कम लंबाई की एक चींटी बनाना है। आपको कॉपी में पहले बना लेना है। 7 सेंटीमीटर लंबी एक पेंसिल बनाना है, ठीक है ना। 11 सेंटीमीटर लंबा गिलास जिसमें 5 सेंटीमीटर तक पानी है। ध्यान रखिएगा, 11 सेंटीमीटर लंबा गिलास जिसमें 5 सेंटीमीटर तक पानी है, ऐसा आपको चित्र बनाना है। 20 सेंटीमीटर परिमाप की एक चूड़ी बनाना है, मतलब उसका जो परिमाप की जो लंबाई है पूरी, वो कितनी आनी चाहिए? 20 सेंटीमीटर आनी चाहिए। और 16 सेंटीमीटर लंबा घुंघराला बाल आपको बनाना है। तो आप 2 लोग बनाएंगे, एक तो जैसे मैं बनाया हुआ, मेरा मित्र बनाएगा। फिर बनाने के बाद थोड़ा बहुत सेंटीमीटर या मिलीमीटर में कम ज्यादा जरूर होगा। बनाने के बाद आप यहां पे उसका नाप लिखेंगे, फिर आपके दोस्त ने जो बनाया था उसका नाप यहां पे लिखेंगे। देखिएगा, मैं उदाहरण बताता हूं। मैं एक उदाहरण बता देता हूं, ये वाला 1 सेंटीमीटर से कम लंबाई की एक चींटी। चलिएगा, आपको बनाना है इस प्रकार से, ठीक। अब यहां चलते हैं। स्केल आपको लेना पड़ेगा, स्केल बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से स्केल लिया। अब 1 सेंटीमीटर, यहां पर प्रश्न में यही बोला गया है। क्या बोला गया है? प्रश्न में यह बोला गया कि चींटी जो बनाएंगे आप, उसकी जो लंबाई है वो 1 सेंटीमीटर से कम लंबाई की एक चींटी बनाएंगे, ठीक है ना। मतलब 1 सेंटीमीटर से
कम लंबाई मतलब देखिएगा इतनी लंबी रहेगी, वो यहां से इतनी लंबी रहेगी, ठीक है ना, इतनी लंबी। अब यहां पे आप चींटी बना दीजिए, इस प्रकार से हटाइए इसको और यहां पे आप चींटी बनाइए। चलिए अब चींटी आप ऐसे बना सकते हैं, ये इस प्रकार से आप चींटी जो है बना सकते हैं। 1 सेंटीमीटर से कम लंबाई रहनी चाहिए। अब यहां पे प्रश्न में क्या कहा गया, पेंसिल की बात करी गई। पेंसिल 7 सेंटीमीटर लंबी पेंसिल आपको बनाना है। अब देखिएगा स्केल आपके पास में रहना बहुत जरूरी है। अब 7 सेंटीमीटर की बात करी गई है, देखिएगा अब पेंसिल की जो लंबाई है वो कितनी, 7 सेंटीमीटर। देखिएगा ये स्केल है, यहां से ये 7 सेंटीमीटर हमने इस प्रकार से बनाया, इसको अलग हटाएंगे, लाइन खींच लिया। अब यहां पे देखिएगा ये पेंसिल बना रहा हूं मैं आपको, देखिएगा ठीक, ये देखिए इस प्रकार से जो है आपको पेंसिल बनाना है। ये फाइनली यहां पर पेंसिल बन के तैयार हो गई। तो इस प्रकार से आप इसमें ये लाइन खींच देंगे। ये ऐसे चित्र को बनाना है, पहले आप बनाइए, फिर आपका दोस्त भी बनाएगा, फिर आप नापिएगा, फिर आपके दोस्त को चित्र नापिएगा, दोस्त के चित्र को नापिएगा, तो आपका जो नाप आएगा वो यहां पे आएगा और आपके दोस्त का जो चित्र है, मतलब दोस्त ने जो चित्र बनाया है उन चित्रों को भी आप नापेंगे और उसकी नाप आप यहां पे लिखेंगे, ठीक है ना। अब हम चलते हैं आगे। ये गतिविधि है, इसको आपको स्वयं करना है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं तो हम इसको यहां पे कर देते, क्योंकि आपको इसको करके देखना है, ठीक है ना। कैसे करना है वो मैंने बता दिया। हमारी आंखें धोखा खाती हैं, कौन सी रेखा ज्यादा लंबी है, ए या बी। हर रेखा को नापो और सेंटीमीटर में उसकी लंबाई लिखो, तुम्हारा अंदाजा कितना अच्छा है। तो देखिएगा अब यहां पे जो है इसको नापना पड़ेगा, तो नापना पड़ेगा तो हमें जो है यहां पे चलिएगा स्केल से हम नाप के देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको हम नाप के देखते हैं। इस प्रकार से हमारी आंखें यहां पे धोखा खा सकती हैं, मगर स्केल का जो नाप है वो कभी धोखा नहीं खा सकता। चलिए ये फाइनली रेडी और हम चलते हैं अब कहां पे, बोर्ड में। चलिए तो प्रश्न जो कह रहा है उसके अनुसार हम पहले नापते हैं। चलिएगा, चलिए ये आ गया आपका प्रश्न, ये लीजिए, ठीक, ये लीजिए। तो यहां पे 2 रेखाएं दी हुई हैं, 2 रेखाएं हैं, कौन कौन सी, ए और बी, इधर भी वही है, इधर सी और डी। चलिएगा यहां पे हमको स्केल लेना पड़ेगा, स्केल के बिना काम नहीं होगा। चलिए ये स्केल आ गया हमारा और फाइनली जो है यहां देखिएगा ये, चलिए ये स्केल है, इसकी लंबाई हम नापते हैं, जरा देखिएगा ए की। तो ए की लंबाई है यहां पे 7.5 सेंटीमीटर, कितनी है, 7.5 सेंटीमीटर। बी की लंबाई नापते हैं, तो यहां से हमने इस प्रकार से नापा अभी 7.5 और इसकी नापते हैं, देखिएगा इसकी है यहां पे 8.9 सेंटीमीटर, 8.9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कौन सी रेखा ज्यादा लंबी है, सी या डी, यह रेखा को नापो। तो यहां पे हमने देखा यहां पे कौन सी रेखा लंबी है, यहां पे बी वाली जो रेखा है वो लंबी है, क्योंकि इसकी लंबाई 8.9 सेंटीमीटर है और यहां पे 7.5 सेंटीमीटर ए वाली की है। कौन सी रेखा ज्यादा लंबी है, सी या डी। हर रेखा को नापो, तुम्हारा अंदाजा कितना अच्छा है, देखते हैं। चलिएगा नापते हैं, अंदाजा काय को लगाना, अंदाजा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको नापा हमने, तो यहां पे देखिएगा इस प्रकार से इसकी जो लंबाई है यहां पे 5.2 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर। अब यहां पे डी को नाप लेते हैं, चलिएगा डी को नापते हैं, तो यहां पे 5 आप देख रहे हैं यहां पे 5.1 सेंटीमीटर, 5.1 सेंटीमीटर। और ऊपर वाली की देखिएगा बिल्कुल फिक्स आ रही है, ये भी, ये तो वो 1 है और नीचे वाली 2 है, तो यहां पे जो लंबी होगी वो सी वाली होगी, ठीक है ना। इस प्रकार से फाइनली हमने नाप के बता दिया और अब हम चलते हैं अगले प्रश्न में। चलिएगा
अगला प्रश्न है, किसकी पूंछ सबसे लंबी? इन जानवरों को देखो, अंदाजा लगाओ कि किसकी पूंछ सबसे लंबी है। अब पूंछों को नापो, तुम्हारा अंदाजा कितना अच्छा है। तो यहाँ पे तो हम देख के बता सकते हैं, ये जो बंदर है इसकी जो पूंछ है यही सबसे लंबी है। आप नाप के देख लीजिएगा। अब चलिएगा आगे। सबसे लंबा नोट, 100 रुपए के नोट की लंबाई कितनी होगी? अंदाजा लगाओ। अब स्केल से इसे नापो। चलिएगा अब और वस्तुओं की लंबाई और चौड़ाई का अंदाजा लगाओ, फिर इन्हें नापो। अपने अंदाज और अपने नाप के बीच के अंतर का पता लगाओ। 100 रुपए का नोट की लंबाई 15.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई देख रहे हैं 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे सेंटीमीटर में तुम्हारा नाप, मतलब ये वाला जो अंदाज का था, और फाइनली जब आपने नापा तो ये निकला। ठीक है ना। 10 रुपए का नोट आपने अंदाजा लगाया ये, और फाइनली जब आपने नापा तो इतना निकला। 20 रुपए का नोट जब आपने अंदाजा लगाया तो ये था नाप लंबाई और चौड़ाई का, और जब आपने नापा तो ये वाला निकला। ठीक है ना। 5 रुपए का नोट आपने जब अंदाजा लगाया तो इतना था, और जब आपने नापा तो इतना फाइनली आया। पोस्ट कार्ड जब आपने अंदाजा लगाया तो ये नाप था, और जब आपने नापा फाइनली तो ये था। और गणित का जादू की किताब आपने लंबाई और चौड़ाई का यहाँ पे अंदाजा लगाया तो ये था, और जब आपने नापा तो फाइनली लंबाई और चौड़ाई ये थी। आप इसको सेंटीमीटर में पढ़ेंगे। कहीं पढ़ेंगे? सेंटीमीटर में। ठीक है ना। चलिएगा आगे चलते हैं। बाजार में एक अंडा 2.50, आप देख रहे हैं 2.50 है, मतलब 2 रुपए 50 पैसे पड़ते हैं, या 2.50 रुपए का, ऐसे पढ़ेंगे इसको। एक अंडा, और यहाँ पे आप देखिएगा ये जो है 567 दशमलव, यहाँ पे देखिएगा मतलब 567 रुपए 25 पैसे, इसको ये पढ़ेंगे। ठीक है ना। इस वस्तु की कीमत, इसकी कीमत 8 रुपए 75 पैसे, इसकी कीमत 120.50 पैसे, मतलब 120 रुपए 50 पैसे, और इसमें देखिएगा 6 रुपए 50 पैसे, इसकी कीमत 32 रुपए 99 पैसे, इसकी कीमत 50 पैसे। इस प्रकार से इन वस्तुओं की कीमत हमने जान लिया है। अब इससे संबंधित यहाँ पे प्रश्न आएंगे। इस अनोखी कीमत को देखो, 32 रुपए और 99 पैसे, पर जब हम उन्हें 33 रुपए देते हैं तो वे हमें 1 पैसा वापस नहीं देते। बिल्कुल सही बात है। ये 1 पैसा कम दिखाकर हमें उल्लू बनाते हैं। 1 पैसा 1 रुपए का 100वां भाग है। आपने देख लिया, क्योंकि 1 रुपए बराबर होता है 100 पैसा। 1 रुपए बराबर क्या होता है? 1 रुपए बराबर, ध्यान रखिएगा, 1 रुपए बराबर होता है 100 पैसे। ठीक, तो आप समझ गए। यहां पे बताया वही गया है कि 1 पैसा 1 रुपए का 100वां भाग है ना? बिल्कुल है। इसे लिखा जाता है 0.01 रुपए, इसलिए हम इसे 99 पैसे को 0. यहां पर 99 रुपए लिखते हैं। ठीक, ये क्यों लिखते हैं मैंने इसको पहले ही बताया है। 1 पैसा 1 रुपए का कौन सा भाग है? तो यहां पे आप देखिएगा 100वां भाग है, 100वां भाग है। माचिस की डिब्बी कितने पैसे की आती है? तो यहां पे लिखना है 50 पैसे की। माचिस की कितनी डिब्बियां 2.50 पैसे रुपये में ली जा सकती हैं? तो 50 डिब्बियां। जब आप 50 पैसे को 5 बार जोड़ेंगे तो 2 रुपए 50 पैसे यहां पे निकल के आएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। एक साबुन की टिकिया का कितना दाम है? 8 रुपए 75 पैसे। चौथा, अरुण एक साबुन खरीदना चाहता है। उसके पास एक 5 रुपए का सिक्का, 2 1 रुपए के सिक्के और 4 50 पैसे के सिक्के, उसे कितने पैसे वापस मिलेंगे? रुपये में लिखो। अब देखिएगा, यहां थोड़ा सा समझ लीजिए। यहां पे एक चीज बताई गई है, वो क्या, उसको समझिए। ये तो समझ में आ गया, माचिस की डिब्बी कितने पैसे की है? तो 50 पैसे की है। अब आप देखिएगा, माचिस की कितनी डिब्बियां 2 रुपए 50 पैसे में ली जा सकती हैं? तो आपको पता है कि यहां पर 50 पैसे की एक डिब्बी, तो 100 पैसे की 2, तो 100 पैसे बराबर 1 रुपए मैंने बताया। तो 1 रुपए में 2 डिब्बी, और 1 रुपए में 2 डिब्बी, तो 2 रुपए में 4 डिब्बी। अब यहां पर 50 पैसे और है, तो 50 पैसे की एक डिब्बी, इस प्रकार से 5 डिब्बियां हो जाएंगी। और ये साबुन की टिकिया की का दाम आपको पता लग गया, 8 रुपए 75 पैसे।
अब देखिएगा प्रश्न क्रमांक 5, 4 और 5 को हम आगे हल करते चलिएगा। चलिए अब यहां पे फिर से हम यहां पे इस प्रश्न को कर लेते हैं, फिर इसके बाद में हम कंटिन्यू आगे बढ़ जाएंगे। 2 कलमों का दाम 13 रुपए है, क्या वह 2 कलमें खरीद सकती हैं? तो यहां पे देखिएगा 2 कलमों का दाम 13 रुपए है, मतलब 2 कलमों का दाम कितना होगा? 13 रुपए होगा। क्या वह 2 कलमें खरीद सकती हैं? तो आपको पता है एक कलम की कीमत कितनी है, तो यहां पे निश्चित रूप से 6 रुपए 50 पैसे है, तो निश्चित रूप से वो खरीद सकती है। क्या मैं 13 रुपए में 2 कलमें खरीद सकती हूं? तो यहां पे फाइनली जो है यहां पे आप हां लिख देंगे, ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 और 5 को हम समझते हैं इस प्रकार से। चलिए प्रश्न आप समझ गए। अरुण एक साबुन खरीदना चाहता है। अरुण जो है एक साबुन खरीदना चाहता है, उसके पास एक 5 रुपए का सिक्का, मतलब उसके पास एक 5 रुपए का सिक्का, ठीक है ना। 2 1 रुपए के सिक्के, 2 जो हैं 1 रुपए के सिक्के हैं, देखना मैं जोड़ते जा रहा हूं यहां पे, और 4 50 पैसे, 4 जो है 50 पैसे के सिक्के हैं। उसे कितने पैसे वापस मिलेंगे? मतलब टोटल उसके पास में 5 ये और 1 के 2 सिक्के तो 2 रुपए हो गए जे, और 50 पैसे के 4 है तो ये 2 रुपए हो गए, तो 5 और 2 7, 7 और 2 ये 9 रुपए हो गए। और साबुन की कीमत कितनी है? 8 रुपए 75 पैसे है। तो अरुण को वापस कितने मिलेंगे? यहां पे देखिए 9 रुपए में से हमने यहां पे 8 रुपए 75 पैसे को घटाया, तो यहां पर 25 पैसे जो हैं उसे वापस मिलेंगे। ठीक, चलिएगा आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, एक अंडा 2 रुपए 50 पैसे का है, 1.5 दर्जन अंडे कितने रुपए के होंगे? अब कंडन 60 रुपए लो और 1.5 दर्जन अंडे खरीदो, बचे हुए पैसों से तुम कलमे खरीद सकते हो। अब देखिएगा 1 दर्जन में 12 होता है, ठीक है ना, 1 दर्जन में 12 अंडे होंगे, तो 1.5 दर्जन में कितने होंगे? तो ये 1/2 जो दिख रहा है ना वो आधा है, तो 1 दर्जन का आधा कितना होगा? 6 होगा। तो 12 और 6 को जोड़ेंगे तो यहां पर कुल 18 अंडे हो जाएंगे। तो एक अंडे की कीमत 2 रुपए 50 पैसे है, तो 18 अंडे की कीमत कितनी होगी? तो 2.50 में हम क्या करेंगे? 18 का गुणा करेंगे। देखिएगा कैसे। अब यहां पे देखिएगा ये 18 हो गया, गुणा यहां पे क्या है? 2.50 है, ठीक है ना। अब इसको हम यहां पे दशमलव को हटाते जरा देखिएगा कैसे। फिर इसको हमने बराबर किया, फिर यहाँ पे 18 लिखा, फिर यहाँ पे 250 करा, और यहाँ पे दशमलव का हमने जो है 1 लिखा, और दशमलव के बाद में कितने अंक है? यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ पे इस प्रकार से 2 शून्य लगाया, 1 शून्य से 1 शून्य गया। अब यहाँ पे देखिएगा ये 5 25 और 5 दूनी 10, इस प्रकार से काट दिया, मतलब हमने यहाँ पे भाग दिया दोनों में 5 5 का। अब यहाँ पे देखिएगा ये 2 एकम 2 और 2 नाम 18, तो इस प्रकार से 9 गुणा 5 और यहां पर बटे में 1 आएगा, तो ये हो गया 9 पन्ना 45, और 45 बटा 1, और 45 में हमने जैसे ही भाग दिया तो यहां पर 1 का तो 45 आया। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए 18 गुणित, यहाँ पे देखिएगा 2 धन 18, मतलब यहाँ पे देखिए 18 में हम सबसे पहले 2 का गुणा करें तो यहाँ 36 आया, और फिर हमने यहाँ पे देखिएगा फिर क्या हुआ? 18 गुणा फिर 50 पैसे का गुणा करा तो यहाँ पे 9 रुपए आया। इस प्रकार से 36 और 9 रुपए को हमने जोड़ा तो यहाँ पर 45 रुपए आ गया। मैंने यहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीका बता दिया, आप इसमें गुणा इसका करेंगे तो आपको 9 रुपए प्राप्त होंगे, ठीक है ना। चलिएगा अब यहाँ पे देखिए, इसको और ऐसे आप समझ सकते हैं, 18 का सीधा आधा कर दीजिए, क्योंकि ये यहाँ पे देख रहे हैं आप आधा ही है, 50 पैसा मतलब आधा है, तो ये 9 ही हो जाएगा, ठीक है ना। शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं। और 18 दूनी 36, और 36 में 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 45 रुपए हो जाता है, ठीक है। उत्तर लिखते हैं यहाँ पे, उत्तर में क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे 1.5 दर्जन अंडे 45 रुपए के होंगे। अब यहाँ पर कंडन के पास कुल कितने रुपए हैं? 60 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 60 रुपए हैं, ठीक है ना। तो कंडन ने खर्च कितने किए? 45 रुपए किए, तो उसके पास अब कितने बचे? 60 में से 45 रुपए घटाए तो 15 रुपए बचे। अब एक कलम की कीमत कितनी? 6 रुपए 50 पैसे है, तो 2 कलम की कीमत कितनी होगी? यहाँ पे 13 रुपए हो जाएगी। तो कलम की कीमत आप देख रहे हैं यहाँ पर
आप देख रहे हैं, और 3 कलम की कीमत यहाँ पे कितनी होगी 19.50 पैसे। तो लेकिन उसके पास में 15 ही है, तो यहाँ पे देखिएगा तो 2 कलम वो ले सकता है। इस प्रकार से ये प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट होता है। और अब हम चलते हैं आगे अगले प्रश्न में। चलिए, अभ्यास का समय, मिलान करो। अब यहाँ पे देखिएगा, हर पीले बॉक्स को एक हरे और एक गुलाबी बॉक्स से मिलाओ। चलिए यहां देखिएगा, 1/2 रुपया मतलब आधा हुआ, 1 रुपए का आधा कितना हुआ 50 पैसे। अब यहां पे देखिएगा 1/10 रुपया मतलब यहां पे 1 रुपए का आप सीधे सीधे उसके 10 भाग करेंगे, तो उस 10 भाग का एक हिस्सा कितना कहलाएगा 10 पैसे कहलाएगा। क्या कहलाएगा 10 पैसे कहलाएगा। तो आप जो है इसको इससे मिला देंगे ऐसे। अब यहाँ पे 10 पैसे को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे इसमें, ठीक है ना, रुपया में। अब यहां आप देखिए 5/100 रुपया मतलब यहां पर 100वां मतलब 500वां हिस्सा है यहां पे, तो इसको क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा यहां पे आप देखें 5 पैसे होगा, ठीक है ना, 5 पैसे होगा। मतलब 100 पैसे में से आप यहां पर 5 पैसे की बात करने जा रहे हैं। तो 1 रुपए को आपने यहां पर 100 बराबर भागों में बांटा, मतलब आपको तो पता ही है कि 1 रुपए बराबर 100 पैसे होता है। तो ऊपर यहाँ पे 5 है तो 5 पैसे, तो यहाँ पर 5 पैसे होगा। इसको आप कैसे लिखेंगे रुपया में, आप इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। आप भाग दे दीजिए 5 में 100 का उत्तर यही आएगा, ठीक है ना। अब देखिए 3/4 मतलब 1 रुपए को आपने 4 हिस्से में बांटा, तो एक हिस्से में 25-25 पैसे आया। तो यहाँ पे देखिएगा 25-25 पैसे को आप 3 बार जोड़ेंगे तो 75 पैसे आएगा, ये देखिएगा। और इसको आप रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, ये रहा 75। इससे आपको इसमें मिला लेंगे 1/4, 1 रुपए को आप 4 भागों में बांटेंगे तो 25-25 पैसे इस प्रकार से बढ़ जाएंगे। तो उसका एक भाग की बात करी जा रही है। तो यहाँ पे जो है आप जानते हैं, ये वाले की बात कर रहा हूं मैं, अभी इसकी करूंगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ 25 पैसे कहां लिखा है, ये लिखा है, एक हिस्से की बात करें, और इसको आप रुपये में यहां से मिला देंगे। अब यहां पर देखिएगा 1 रुपए के आपने 100 भाग किए, मतलब 1 रुपए बराबर 100 पैसे होता है, जिसमें से आप 99 पैसों की बात कर रहे हैं। तो यहां पर ये हो जाएंगे 99 पैसे, और आप देखिएगा ये 99 रुपया मतलब 0.99 रुपया। इसको ऐसे पढ़ना है, 0.99 रुपया को ही 99 पैसा पढ़ेंगे। ये 10 पैसा, ये 5 पैसा, 50 पैसा, 75 पैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पे देख रहे हैं 99 पैसा। इसको रुपया में पढ़ रहे हैं यहाँ पे, जैसे हम वहां सेंटीमीटर में पढ़ते थे वैसे यहाँ पे इसको रुपए में पढ़ रहे हैं। चलिएगा आगे चलते हैं। रंग बिरंगे डिजाइन, इस कागज का कितना भाग नीला है। अब देखिएगा इस कागज का कितना भाग नीला है, तो एक ही भाग नीला आपको दिख रहा है। इस कागज का कितना भाग हरा है। अब देखिएगा कितना भाग हरा है, 1 2 3, तो यहां पे आप लिखेंगे 3। कौन सा रंग इस कागज का 0.2 भाग ढकता है, 0.2, और वो कौन सा है, पीला। तो यहां पे आप लिख देंगे पीला, ठीक। चलिए, अरे नीले रंग की पट्टी कागज का 0.1 हिस्सा है, ये देखिए ये वाली, ठीक है ना। अब दूसरे कागज को देखो, हर पट्टी 10 बराबर खानों में बांटी गई है, कुल मिलाकर कितने खाने हैं। तो इसमें तो 100 खाने हैं, इसमें कितने खाने हैं 100। क्या हर खाना कागज का 1/100 भाग है, मतलब हर भाग जो यहाँ पे 1/100वां भाग है, ठीक है ना, मतलब 1/100 भाग है। कितने नीले खाने हैं, तो यहां पे आप देख रहे हैं नीले खाने हैं यहाँ पे 10, कितने हैं यहाँ पे 10। तो क्या नीला हिस्सा 10/100 है, हाँ है। हमने देखा कि नीला हिस्सा कागज के 1/10 हिस्से के बराबर है, ये 1/10 हिस्से के बराबर है। मतलब यदि आप इसके सिर्फ 10 भाग करें, ऐसे ना करें, तो ये पूरा का पूरा 1/10 कहलाएगा, ठीक है ना। तो कागज के 1/10 हिस्से के बराबर है, हमने उसे कागज का 0.1 भाग लिखा, तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। और इसको कैसे लिखेंगे, देखिएगा यहां पर 10/100 को आप कैसे लिखेंगे, 10/100 को 0.01, ठीक है ना। और यहां पर 1/10 को आप क्या लिखेंगे, 0.1 लिखेंगे, ठीक है ना। ये दोनों आप देख रहे हैं यहां पे, इस प्रकार से आप इनको ऐसे लिखेंगे। ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर है, इक्वल है। चलिए
प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बस इतना ही कर रहे हैं। हम अगले वीडियो में इसके आगे का कंप्लीट करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसी पार्ट के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।